गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं स्मिता मिश्रा पानीग्राही। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपने वीडियो लेक्चर में एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज सेकेंड लेक्चर में मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो है आपकी आरसीसी डिज़ाइन का फर्स्ट टॉपिक, या बोलना चाहिए आरसीसी डिज़ाइन का जो बेस टॉपिक होता है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड को शॉर्ट में एलएसएम भी बोलते हैं। आपका सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को लिमिट स्टेट मेथड से एनालिसिस करने का प्रोसीजर हम आरसीसी डिजाइन में आज पढ़ रहे हैं। तो आज के स्लाइड में बेसिकली, आज के सेक्शन में बेसिकली मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन पे 2 न्यूट्रल एक्सिस होते हैं, XU यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये निकालेंगे। उसके बाद के पार्ट में हम निकालेंगे XU लिम, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और इन दोनों को निकालने के लिए जिस बेस पैरामीटर दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे स्ट्रेस कंटेंट और स्ट्रेस कंटेंट ऑफ स्टील और कंक्रीट, इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम निकालेंगे। उसके बाद ये दोनों पार्ट को हमको कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद हम ये सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट जो है, आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का सबसे पहले XU और XU लिमिट निकालना है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। निकालने के बाद हम कंपैरिजन करते हैं। कंपेयर करने के बाद कौन सा सेक्शन कैसा बिहेव करेगा, किस सेक्शन में फेलियर कैसा होना है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बताती हूँ। आरसीसी में बेसिकली 2 मटेरियल होते हैं। पहला होता है आपका कंक्रीट और दूसरा होता है स्टील। लिमिट स्टेट मेथड, एलएसएम मेथड जो है वो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू देता है 1.5 और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू देता है 1.15। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है। कारण है कंट्रोल ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी कंट्रोल। स्टील आप जो भी है फैब्रिकेशन यूनिट से लेके आएंगे या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके आएंगे, तो इसमें एरर या गलती होने के चांसेस या मिक्सिंग में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। बट वहीं पर जब कंक्रीट की बात करें तो आप फील्ड में मिक्सिंग कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजर कर रहे हैं उनमें भी गलतियां हो सकती हैं, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ज़्यादा। अब इन फैक्टर ऑफ सेफ्टीज को अप्लाई कैसे करते हैं? तो अप्लाई करने के लिए जब हम कंक्रीट का एक क्यूब टेस्ट करते हैं तो उससे कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकलता है FCK। जैसे मैंने बोला M15, मैं अगर बोल रही हूँ M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो ये 15 क्या है? FCK की वैल्यू। बट ये 15 वैल्यू अगर आ गई तो हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि हमारा कंक्रीट कंप्लीट 15 लोड ले पाएगा या 15 स्ट्रेस ले पाएगा। हम कुछ मार्जिन रखेंगे कि कहीं अगर गलती हुई है तो एक बेस मार्जिन होना चाहिए जो उस गलती को सॉल्व करे। तो उसके लिए आप FCK डिवाइडेड बाय करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसकी वैल्यू आती है FCK डिवाइडेड बाय 1.5, दैट इज इक्वल टू 0.67 FCK। अब ये FCK क्यूब का स्ट्रेंथ था, किसका स्ट्रेंथ था? क्यूब का। तो ये जो मेरे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे मार्जिनल स्ट्रेंथ मिला, ये भी किसका मिला? क्यूब का। बट जब फील्ड में मैं काम करूं तो वहां पर स्लैब होगा, बीम होगा, और बेसिकली ये जो चैप्टर हम डील कर रहे हैं वो बीम के साथ डील कर रहे हैं, तो साइज इफेक्ट आएगा और इस वैल्यू को एक और फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड 1.5। तो ये 1.5 जो हम डिवाइड करते हैं ये होता है साइज इफेक्ट के कारण, क्योंकि आपका एक क्यूब
और एक बीम में साइज में अंतर होता है। तो ये वैल्यू आपको जब कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 0.45 FCK अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअल में 0.446 FCK आता है। तो जब भी हम लिमिट स्टेट मेथड से एक सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन या सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन करेंगे तो वहां पर कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना लेंगे, 0.45 FCK। अब बात आती है स्टील की। स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.15। अब स्टील का स्ट्रेंथ होता है Fy, दैट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। अब यील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैंने स्टील की रॉड को टेस्ट किया, यील्ड लिमिट उसकी आई थी Fy, बट Fy तक की स्ट्रेंथ को हम एनालाइज नहीं करते। हम लेते हैं कि अगर उसमें कुछ एरर हो तो इसमें किसको डिवाइड करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। किसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, स्टील के फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। तो ये डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 0.87 Fy। अब आप स्टील का एक मीटर का रॉड लें या 8 मीटर की रॉड ले रहे हैं, उसमें Fy स्ट्रेंथ सेम रहेगी क्योंकि आप एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उस रॉड को ले रहे हैं। तो यहाँ पर साइज इफेक्ट नहीं आता। तो स्टील के लिए जब डिजाइन की बात करेंगे आरसीसी में तो हम Fy के साथ कौन सी वैल्यू लेंगे, 0.87, और जब कंक्रीट की बात करेंगे तो लेंगे 0.45 FCK। तो आज के आगे के पार्ट के लिए आपको ये दो डेटा याद रखना है कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ लेना है 0.45 FCK और स्टील का लेना है 0.87 Fy। तो इस पार्ट को हम याद रखेंगे और आगे जो कैलकुलेशन है, एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन या सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, उसका एनालिसिस करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि कैसे स्ट्रेस डायग्राम बनता है और कैसे बनता है स्ट्रेन डायग्राम। सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ एक सेक्शन, मैंने एक बीम लिया, इस बीम की विड्थ है b, इस बीम का टोटल डेप्थ है d, कैपिटल D इज टोटल डेप्थ। सिंगली रेनफोर्स्ड यानी इसमें एक साइड पे ही आपने क्या लगाया है, रेनफोर्समेंट। किस साइड पे लगाया है, जहां पर टेंशन आ रहा है वहां। अब ये रेनफोर्समेंट तक का डेप्थ अगर आप टॉप से लेंगे तो इसको बोलते हैं स्मॉल डी, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ। और ये जो बचा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड डीसी, कवर डेप्थ। ये है क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ये जो स्टील है इसका एरिया अगर मैं लूं तो इसको मैं ले रही हूं AST, मैंने AST इसका एरिया लिया। अब सपोज ये एक्सिस हम बना रहे, दिस एक्सिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। तो आपका लिमिट स्टेट मेथड बोलता है कि जब एक सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन को आप एनालाइज करते हैं तो उसका स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर। In limit state method or as per IS 456, as per IS 456 2000, strain diagram for singly reinforced section is always linear. तो अब linear diagram बनाना है तो हम बनाते हैं इसका strain diagram। strain diagram जब बनाएंगे तो यहाँ टॉप फाइबर कंप्रेशन का है और बॉटम मोस्ट ना लेके आपको कौन सा फाइबर लेना है, जहां तक स्टील का लेवल। तो ये स्टील के लेवल तक मैंने मार्किंग किया और अब मैं यहां पर बना रही हूं इसका स्ट्रेन डायग्राम जो कि है लीनियर। दिस इज स्ट्रेन वेरिएशन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। स्ट्रेन वेरिएशन इन लिमिट स्टेट मेथड इज, तो आंसर आएगा ऑलवेज लीनियर। कोड के हिसाब से ये जो टॉप में या जो कंप्रेशन में वैल्यू होती है ये होती है 0.0035। कितना होता है, 0.0035। बट वहीं पर स्टील में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो कोड के हिसाब से ये वैल्यू है
0.002 प्लस Fy डिवाइडेड बाई 1.15 ES. Fy divided by 1.15 ES. ES is modulus of elasticity of steel. आगे पढ़ेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती। अब एक लेवल और मेंशन करता है IS कोड, दैट इज 0.002। ये प्रूफ स्ट्रेस पे मिलता है ये वैल्यू, जिसपे 0.002 की मार्किंग होती। तो दिस इज स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम में सेकेंड पार्ट में समझाऊंगी। अब ये जो स्ट्रेन डायग्राम है ये हमेशा कैसा है, लीनियर। इसमें आपको दो वैल्यू याद रखनी है। एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर पे कितना है 0.0035 और एक्सट्रीम टेंसाइल फाइबर पे कितना है 0.002 प्लस Fy डिवाइडेड बाई 1.15 ES। अब ये हो गया सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का स्ट्रेन डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, डिटरमिनेशन ऑफ बैलेंस्ड और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कौन सा डेप्थ की बात कर रहा है, बैलेंस और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आज के एनालिसिस का पहला पार्ट है कि आप XU लिमिट कैसे निकालें। कोड IS 456-2000 जो कोड है RCC का, ये एक गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन ये बोलता है कि जब भी आपको बैलेंस या लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो उसके लिए आपका XU लिमिट निकालने के लिए आपको यूज करना है कौन सा डायग्राम या कौन सा वेरिएशन, तो आंसर आएगा स्ट्रेन डायग्राम। अभी लास्ट पॉइंट में मैंने समझाया आपका स्ट्रेन डायग्राम कैसा होता है, लीनियर। स्ट्रेन डायग्राम होता है लीनियर। तो इस डायग्राम के एनालिसिस से हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, XU लिमिट की वैल्यू। इस पार्ट को, ये वाली जो वैल्यू इसको लिखा मैंने 0.0035। एक डेटा मेरे को यहाँ पर मिला था 0.002 और स्टील की सेक्शन पे वैल्यू मिला आपको 0.002 प्लस Fy डिवाइडेड बाई 1.15 ES। अब इस डायग्राम को एनालिसिस करने के लिए हम इसको ट्राइंगल के नाम से लिखते हैं। सपोज इसको मैंने लिखा O, दिस इज A, B, C, ये पॉइंट है D, ये है E और ये पॉइंट है F। अगर ये टॉप से, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, XU लिमिट, तो XU लिमिट फाइंड आउट करने वाले हैं, तो टॉप से न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ मिलेगा इसको अभी हम बोलेंगे XU लिमिट, यानी लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये बचा जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ माइनस XU लिमिट। इफेक्टिव डेप्थ में क्या माइनस करेंगे, आपका XU लिमिट। अब ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे सिमिलर ट्राइंगल। कौन सा यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन सिमिलर ट्राइंगल। तो आप ट्राइंगल ले रहे हैं OAB, यहाँ पर आपका ट्राइंगल है OAB और सेकेंड ट्राइंगल है OEF। तो सेकेंड ट्राइंगल लिया मैंने OEF। अब सिमिलर ट्राइंगल रूल क्या होता है, हाइट बाय हाइट, बेस बाय बेस, मतलब कंपैरिजन जो रहेगा सिमेट्रिक रहेगा। तो इस पार्ट में आएगा AB डिवाइडेड बाय AO, इस पार्ट में आएगा EF डिवाइडेड बाय FO। ये ट्राइंगल लिया मैंने, AB डिवाइडेड बाय AO, EF डिवाइडेड बाय FO। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये वैल्यू है 0.0035 डिवाइडेड बाय AO की वैल्यू क्या लिखा, XU लिमिटेड इज इक्वल टू EF है 0.002 प्लस Fy डिवाइडेड बाय 1.15 ES डिवाइडेड बाय FO। FO क्या है, D माइनस XU लिमिट। तो इस ट्राइंगल में से
वैल्यूज मैंने यहाँ पर अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब आपको इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू लानी है, एक्सयू लिमिट की। तो वो वैल्यू निकालते हैं। तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने 0.0035 d माइनस XU लिमिटेड इज इक्वल टू 0.002 FY डिवाइडेड बाई 1.15 ES इंटू XU लिमिटेड। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, करने के बाद आप इससे कॉमन टर्म निकालेंगे XU लिमिटेड। निकालते हैं 0.0035D यही रह जाएगा और ये XU लिमिट के साथ मल्टीप्लाई होकर ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। तो ये आ जाएगा 0.002 FY डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.0035 ठीक, और इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, XU लिमिट। अब इस पार्ट को इक्वेशन सॉल्व करना बहुत सिंपल है, फिर भी मैं यहाँ स्टेप वाइज आपको बता रही हूँ। ये कैलकुलेशन किया, करने के बाद हमको जो फाइनल XU लिमिट या लिमिटेड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलता है, दैट इज XU लिमिट इज इक्वल टू 0.0035D डिवाइडेड बाई मिलता है यहाँ पर 0.00, ये देखिए 35 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 55, ये 20 है तो ये हो जाएगा आपका 0.55 प्लस FY डिवाइडेड बाई 1.15 ES। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ कि आपका एज पर लिमिट स्टेट मेथड सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए XU लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आंसर आएगा 0.0035 D इफेक्टिव डेप्थ मल्टीप्लिकेशन में है डिवाइडेड बाय 0.0055 प्लस FY डिवाइडेड बाय 1.15 ES। अब ये तो एक डायरेक्ट इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। कई एग्जाम्स में इसको इनडायरेक्टली पूछता, इनडायरेक्टली यानी क्या करेगा, सारी वैल्यूज को रख के एक कन्वर्टेड फॉर्म में पूछेगा। तो रखते हैं यहाँ पर ES होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और एज पर IS 456 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होता है माइल्ड स्टील या HYSD, ये वैल्यू होता है 2 × 10⁵ MP या न्यूटन पर mm²। अब इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ इस इक्वेशन 1 में, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो करने पे आपको वैल्यू मिलेगा XU लिम इज इक्वल टू 700D रहेगा डिवाइडेड बाई 1100 प्लस FY डिवाइडेड बाई 1.15। ES अब नहीं आएगा, हमने ES की वैल्यू कितना रख दिया 2 × 10⁵। तो ये सेकेंड फॉर्मूला क्वेश्चन इसका कि XU लिमिट का फॉर्मूला कितना होता है। यूजुअली JEE के पेपर में ऐसे ऑप्शन दिखते हैं, AE के पेपर में आपको इस बेसिस पे ऑप्शन मिलते हैं। अब जब किसी फॉर्मूले को हम निकालते हैं, कोई भी एनालिसिस करके निकाल रहे हैं, तो वो कुछ कंक्लूजन देता है। तो ये XU लिमिट का फॉर्मूला क्या कंक्लूजन देता है देखते हैं। पहला, इस XU लिमिट को अगर आप देखेंगे तो इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जिक्र नहीं किया, या ग्रेड ऑफ कंक्रीट को दिखाने के लिए FCK नहीं आया। इट मींस XU लिमिट या बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर आएगा ग्रेड ऑफ स्टील पे। किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। इट इज नॉट रिलेवेंट विथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें D को इधर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा XU लिम डिवाइडेड बाई D। दोनों डेप्थ ही है, एक
न्यूट्रल एक्सिस का लिमिटिंग डेप्थ है और एक है इफेक्टिव डेप्थ। तो इसको डिनोट करते हैं एक रेशियो से, दैट इज कॉल्ड के, और ये कहलाता है लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर कहलाता है? लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर। तो आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर? तो आंसर आएगा सिंपल, आप डी को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 0.0035 divided by 0.0055 Fy divided by 1.15 ES। अब थर्ड क्वेश्चन, मेरे पास 3 ग्रेड ऑफ स्टील्स हैं। सपोज Fe 250 Fe, देखिए स्टील के ग्रेड में Fe लिखते हैं। Fe यानी आयरन का जो आपका Fe फेरस, इसको डिनोट करता है, और ये 250 होता है उसका यील्ड स्ट्रेंथ। ये है हमारे पास माइल्ड स्टील। मतलब अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूं तो मेरे को Fy की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 250 न्यूटन पर mm²। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको K की वैल्यू मिलेगी 0.53, या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, ES को भी रख दीजिए और Fy को भी रखेंगे तो XU लिम डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा आपका K फैक्टर, और K की वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए होती है 0.53। वहीं पर जब Fe 415 यानी आप HYSD की बात करते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स की बात करते हैं, तो Fy की वैल्यू रखेंगे 415 न्यूटन पर mm²। फिर से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो K की वैल्यू मिलेगी आपको 0.48। ऐसा ही जो ग्रेड आपको दिया जाएगा आप उस पे वैल्यू को रखते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा इस K का वैल्यू। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इन K की वैल्यूज को यहाँ पर कंक्लूड किया है टेबुलर फॉर्म में, जो आपको IS 456 में डायरेक्ट टेबल के फॉर्म में भी मिल जाएगा। वो डायरेक्ट टेबल आया हुआ है इस कंक्लूजन से। तो कंक्लूजन यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है आपको लास्ट पार्ट, ये है पॉइंट, ये XU मैक्स नहीं है, ये एक्चुअली XU लिमिटेड की वैल्यू है। कितना है आपका 0.53D, किसके लिए है? Fe 250, इट इज कॉल्ड माइल्ड स्टील। 415 के लिए कितना है 0.48, और 500 के लिए कितना है 0.46। MU लिमिट की बात आगे करेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट के एंड पार्ट में। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उसको कंक्लूड किया है मैंने यहाँ पर। XU लिमिट डिपेंड्स ओनली ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ES आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है स्टील का? 2 × 10⁵ MP। छत्तीसगढ़ स्टेट में व्यापम का पेपर ले लीजिए, PSC का पेपर ले लीजिए, ये एक फेवरेट क्वेश्चन है। ES की वैल्यू कितनी होती है? 2 × 10⁵ MPa, या इसको लिख सकते हैं 200 GPa। बार बार पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला Fe 250 स्ट्रेन कितना लिखा है? 0.00308, और ये कितना लिखा है? 0.00380। अब ये दो वैल्यू क्या है? ये दो वैल्यू है, हमने स्ट्रेन डायग्राम बनाया था आपकी फर्स्ट स्लाइड पे, ठीक, स्ट्रेन डायग्राम बनाया था। मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर उस पार्ट को। ये स्ट्रेन डायग्राम जब बनाया था तो यहाँ पर वैल्यू कितना लिखा था? 0.002 प्लस Fy डिवाइडेड बाय 1.15 ES। ये था स्टील में स्ट्रेन की वैल्यू। अब अगर आपका माइल्ड स्टील यानी आप Fy की वैल्यू कितनी रखेंगे? 250। तो रखेंगे यहाँ पर तो ये मिलेगा 0.002 250 बटे 1.15 2 × 10⁵। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.00308। ये हो गया स्ट्रेन की वैल्यू किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए। और वहीं पर स्ट्रेन की वैल्यू, मैं स्ट्रेन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं K का जिक्र नहीं कर रही हूँ।
के अलग चीज था, के जो है वो लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर है, फॉर्मूला भी अलग था, बट यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू ये 250 के लिए इतना है, और वहीं पर इसी फॉर्मूले में अगर मैं 415 रखूं तो ये वैल्यू आता है आपका 0.00380। स्टेट में जो पुराने पैटर्न में देखे, स्टेट में जो पुराने एग्जाम्स में आप देखेंगे तो जेई के पेपर में लगातार 3 जो पेपर हुए हैं उसमें ये दोनों क्वेश्चन कॉमन है। FE 415 FE 250 के लिए स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है, किसी में FE 415 सर पूछा है, किसी में 250 पूछा है। तो पेपर में स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम लिमिटेशन के अंदर काम करना पड़ेगा। तो इन वैल्यूज को आप घर में कैलकुलेट कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, और एट द एंड आपको ध्यान रखना है जिसका ग्रेड ज़्यादा होगा उसका स्ट्रेन ज़्यादा होगा, जिसका ग्रेड कम होगा उसका स्ट्रेन कम होगा। तो ये इसका कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आगे की स्लाइड जो चल रही थी उसमें देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। ये 2 कंक्लूजन निकाल लिया हमने, 0.00308 और 380 को। उसके बाद आपका लिमिटिंग डेप्थ फैक्टर बताया, वो कितना आया था, फॉर्मूला 0.0035, इसको के लिख सकते हैं, ये एक्सयू लिम है, डिवाइडेड बाय डी। तो 0.0035 0.87 FYES प्लस 0.0055, ये वैल्यू कैलकुलेट किया है हमने, 55 कैलकुलेशन से आया हुआ वैल्यू। तो ये हो गया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का कंक्लूजन। अब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कैसा सेक्शन है ये बताने के लिए एक पैरामीटर मैंने निकाल लिया, एक्सयू लिम। अब अगला पैरामीटर है निकालना XU की वैल्यू। दिस XU इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब स्ट्रेन का जब पार्ट मैंने बताया था या बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का पार्ट बताया था, तो उसमें हम स्ट्रेन डायग्राम पे काम कर रहे थे, बट जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात आएगी तो हम इसमें काम करेंगे स्ट्रेस डायग्राम में। किस डायग्राम की बात कर रही हूं मैं, स्ट्रेस डायग्राम। अब ये स्ट्रेस डायग्राम दिखता कैसे है या इसका वेरिएशन कैसा होता है, तो IS कोड फिर से जो गाइडलाइन है हमारे पास IS 456-2000, एज पर IS 456-2000 ये वेरिएशन कैसा होता है तो देखते हैं। ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया, ये मेरा रेनफोर्समेंट का लेवल है, ये आपको दिखाया यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू D, और जब इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये वेरिएशन मिलेगा। ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, न्यूट्रल, डैश लाइन से जो दिखाया है इट इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन सिंपली सपोर्टेड बीम में, और नीचे होता है टेंशन। तो ये वेरिएशन होता है पैराबोलिक, कुछ दूरी तक, कितनी दूरी तक है देखेंगे, और उसके बाद आता है ये कांस्टेंट। कैसा आता है, कांस्टेंट। नीचे में अगर इस वेरिएशन को आप बनाना चाहें तो सिंपल इसको एक एरो से दिखाते हैं, क्योंकि आपका स्टील जो है वो एक ही लेवल पे है, बट कंक्रीट जो है पूरा यूनिफॉर्मली यहाँ पर फैला हुआ, तो ये पूरे फैले पार्ट में दिखाएंगे, बट जब स्टील की बात करेंगे तो एक लेवल पे सिंपल एक एरो से दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमने जब फर्स्ट पार्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ा था तो कंक्रीट में स्ट्रेस का लेवल मैंने बताया था कितना होता है, 0.45 FCK, और स्टील में स्ट्रेस का लेवल होता है 0.87 F1। अब ये जो डेप्थ है, क्योंकि हम स्ट्रेस डायग्राम ले रहे हैं, कौन सा डायग्राम ले रहे हैं, स्ट्रेस डायग्राम, तो ये जो डेप्थ है, अब ये डेप्थ कौन सा होगा आपका, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बट इसके पहले हमने जब स्ट्रेन डायग्राम को एनालिसिस किया था तो वो डेप्थ था लिमिटिंग XU, तो ये बचा पार्ट हो जाएगा D माइनस XU। कितना हो जाएगा, D माइनस XU। अब ये जो स्ट्रेस डायग्राम है
इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट जो है आपको पैराबोलिक दिख रहा है और ये सेकेंड पार्ट दिख रहा है रेक्टेंगुलर। कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर। तो कितने डेप्थ तक ये पैराबोलिक है और कितने डेप्थ तक ये रेक्टेंगल है, ये निकालने के लिए आईएस कोड बोलता है कि इसके बेसिस यानी स्ट्रेन डायग्राम, इसका जो बेस डायग्राम है कौन सा डायग्राम है? स्ट्रेन डायग्राम, उसको यूज करें और उससे जो डेप्थ मिलेगी उस डेप्थ को आप यहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगला निकालते हैं डेप्थ की वैल्यू। ये अगर O है, ये मैंने P Q ले लिया, इसको ले लिया RS, तो OP का डेप्थ कितना है और PR का डेप्थ कितना है, अब ये निकालें। तो ये निकालने के लिए हमको जिस डायग्राम की जरूरत है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड स्ट्रेन डायग्राम, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड, कौन सा मेथड? लिमिट स्टेट मेथड जो है वो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी पे काम करता है। किस पे काम कर रहा है? स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। तो स्ट्रेन इसका बेस डायग्राम है और वैल्यूज यहां से लेके डेप्थ एनालिसिस वहां पर हो। स्ट्रेन डायग्राम में यहां पर देखिए, ये था न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पार्ट, तो स्ट्रेन डायग्राम में भी जरूरत कितने की पड़ेगी? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के पार्ट की, नीचे के पार्ट का यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पार्ट बस बना रही हूँ। थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये वैल्यू था 0.002 और ये वैल्यू था 0.0035। इसको अगर मैं लिखूं XU और इसको ले लेती हूँ सपोज में X1 और ये वाला पार्ट हो जाता है आपका X2। तो ये X1 और X2 हम किससे निकाल सकते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। कैसे? O A, ये है C D, ये था A B। निकालेंगे AB डिवाइडेड बाई AO इज इक्वल टू CD, ये C है, CD डिवाइडेड बाई CO। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू यहां पर। AB की वैल्यू है 0.0035, AO की वैल्यू है XU। जब हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हर डेप्थ को XU दिखाएंगे, XU लिमिट को नहीं लेना है। CD की बात करें तो CD की वैल्यू कितनी है? 0.002 और CO को डिनोट किया है आपका X1 से। तो ये X1 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये X1 की वैल्यू तो फ्रैक्शन फॉर्म में मिलती है, फिर मिलता है 4/7 ऑफ XU। कितना मिलता है? 4/7 ऑफ XU। तो ये XU था, ये 4/7 पार्ट है, तो ये ऊपर का पार्ट कितना हो जाएगा? 3/7। तो ये हो जाएगा X2 इज इक्वल टू XU माइनस X1। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 3/7 ऑफ XU। ये हो गया X2 की वैल्यू। इसी चीज को अब मैं अपने स्ट्रेस डायग्राम में दिखाऊंगी। तो ये X1 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4/7 ऑफ XU और ये जो डेप्थ दिख रहा है ये कितना है आपका? 3/7 ऑफ XU। ये डेप्थ मिल गया। अब डेप्थ मिल गया तो हम इसका इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस पार्ट को मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। स्ट्रेस डायग्राम का यूज होगा क्या निकालने के लिए? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बट जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में स्ट्रेस डायग्राम को देखते हैं तो वेरिएशन जो मिलता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक और उसके बाद कांस्टेंट। पैराबोलिक वेरिएशन कितने दूर तक है और कांस्टेंट वेरिएशन कितने दूर तक है, ये निकालने के लिए हमको इसके बेस डायग्राम में चलना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन डायग्राम। तो ये स्ट्रेन डायग्राम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर को मैंने एनालाइज किया, लगाया यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल रूल और उसके बेसिस पे ये डेप्थ और ये डेप्थ निकाली। इस डेप्थ का सब्स्टिट्यूशन किया आपके एक्चुअल जो स्ट्रेस डायग्राम था उसमें। अब जब डेप्थ मिल गया तो अब उसके बेसिस पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? XU की वैल्यू। तो नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं XU की वैल्यू।
अब एक्स यू की वैल्यू निकालने के लिए हमको इस स्ट्रेस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रेस डायग्राम में देखते हैं कि कैसे एक्स यू की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट स्टेट जो कोड है वो ये बोलता है कि किसी भी सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, डबली रेनफोर्स के लिए भी ये वैलिड है, बट अभी सिंगली पढ़ रहे हैं तो हम बार बार इसको मेंशन कर रहे हैं। किसी भी सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए जब आप XU की वैल्यू निकालते हैं तो XU यानी एक्चुअल कंडीशन, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना टेंशन फोर्स आ रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू उसमें कितना कंप्रेशन फोर्स आ रहा है। तो ये जो पार्ट मैंने लिखा है टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि लिमिट स्टेट मेथड में XU या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए किस इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर आएगा टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स। अब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होता है टेंशन और ऊपर होता है कंप्रेशन। जब हम टेंशन वाले पार्ट को देखते हैं तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक ही लेवल पे लग रहा है, स्टील एक ही लेवल पे है। बट जब कंप्रेशन की बात करते हैं तो ये पूरा कंक्रीट जो है ये यहाँ पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ और इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। इतने दूर तक है ये पैराबोला और उसके बाद है रेक्टेंगल। तो कंप्रेशन पार्ट को आपको अलग एनालाइज करना है और टेंशन पार्ट को अलग एनालाइज करना है और दोनों के कंक्लूजन को यहाँ पर इक्वेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसके टेंशन पार्ट को एनालाइज कर रही हूँ। तो टेंसाइल फोर्स निकालते हैं। टेंसाइल फोर्स कैलकुलेशन TF, फोर्स इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। सिंपल फॉर्मूला है, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब आपका ये जो वैल्यू है ये स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 0.87 F1 और स्टील का एरिया हमने फर्स्ट डायग्राम में बताया था कितना लिया था AST, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0.87 FY AST। ये टेंसाइल फोर्स निकल गया, सिंपल वन लाइनर पार्ट है। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंसाइल फोर्स, तो आंसर आएगा 0.87 FY इंटू AST। आपको सारी चीजें दी है और बोलता है कि TF निकाल के दिखाओ। वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं वो सिंगल लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, एज वेल एज आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के पार्ट बनते हैं। अब ये हो गया टेंसाइल फोर्स, मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ टेंसाइल फोर्स को। TF की वैल्यू हमने निकाला 0.87 FY AST। अब बात करते हैं CF की, कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए यहाँ पर देखिए ये दो अलग अलग डायग्राम, इसमें कंप्रेशन अलग दिख रहा है पैराबोलिक है और इसमें कंप्रेशन कैसा है आपका यूनिफॉर्म है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले पार्ट में हम निकालेंगे CF1 और सेकेंड पार्ट में निकालेंगे CF2। इसका निकलेगा CF1 कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 1, इसका निकलेगा CF2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कंक्रीट जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है उसका निकलेगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स। अब CF1 को निकालने के लिए, CF1 जो है वो पैराबोलिक डायग्राम है, ये ऐसा करके दिख रहा है आपको सिंपल, ये O, ये लिया P, ये लिया Q। इसकी डेप्थ कितनी है 4/7 ऑफ XU। ये जो स्ट्रेस है ये है 0.45 FC के, यहाँ पर भी उतना है, यहाँ पर भी उतना है और इस जगह पे भी ये कितना है 0.45 FC की। मैंने अभी सिर्फ नीचे वाला पार्ट लिया। तो CF1 निकालने के लिए फोर्स इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब एरिया देखते हैं, तो एरिया देखेंगे तो एरिया आपको स्ट्रेस डायग्राम का नहीं देखना है, एरिया देखना है कि ये डेप्थ कितने दूर तक है और एक्चुअल में बीम की विड्थ कितनी थी, तो बीम की विड्थ कितनी है B। तो ये हो जाएगा 4/7 ऑफ XU, सॉरी पहले मैं लिख लेती हूँ एरिया को, एरिया इनटू स्ट्रेस। तो एरिया हो जाएगा 4/7 ऑफ XU
डेप्थ इंटू विड्थ, विड्थ कितना है b, और स्ट्रेस, तो देखिए यहाँ पर ये पैराबोला है, पैराबोला में स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट नहीं, एक जगह पे 0 है, एक जगह पे 0.45 FCK, और वेरिएशन कैसा है पैराबोलिक, तो वैल्यू जो आएगी ये हो जाती है आपकी 2/3, पैराबोला का एरिया होता है 2/3 ऑफ 0.45 FCK, और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू मिलता है 0.171 FCK XU इंटू B, लगभग इतना मिलता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का कंप्रेसिव फोर्स। अब निकालते हैं कंप्रेसिव फोर्स ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल है, ये कैसा है, इस टाइप का, ये PQRS ये वाला पार्ट सिंपल बना। इसमें स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 0.45 FCK, इसका डेप्थ कितना है 3/7 ऑफ XU, रख दिया सिंपल। तो स्ट्रेस इनटू एरिया, फॉर्मूला सेम है फोर्स का, तो स्ट्रेस कितना है, हर जगह पे स्ट्रेस है सेम, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर वेरिएशन है, पूरे जगह पे इसका यूनिफॉर्म वेरिएशन रहेगा 0.45 FCK, और एरिया कितना है, तो इसकी डेप्थ जितनी इनटू इस बीम का विड्थ जितना, तो ये हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, 3/7 ऑफ XU इंटू B, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है 0.192 FCKB इंटू XU। इस पार्ट को मैं क्विक रिपीट कर रही हूँ फिर से। जब भी आपको स्ट्रेस डायग्राम का एनालिसिस करना है तो पहले रिक्वायरमेंट होती है डेप्थ की। डेप्थ की रिक्वायरमेंट में आपने देखा कि स्ट्रेन डायग्राम से हमने निकाला 0.3 से 3/7 XU और 4/7 XU। निकालने के बाद कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू होना चाहिए टेंसाइल फोर्स, क्योंकि कोड बोलता है कि लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से XU तभी निकलेगा व्हेन कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स सिंपल था, स्ट्रेस इनटू एरिया 0.87 FY इंटू AST, बट वहीं पर कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो ये दो डायग्राम में 2 और 1 में, 1 पैराबोलिक है और 2 कैसा है रेक्टेंगल। तो 1 का ये एरिया था और स्ट्रेस कितना था 2/3। ये 2/3 क्यों लगा, क्योंकि ये पैराबोलिक वेरिएशन, यहीं पर कांस्टेंट होता तो 2/3 लगाने की जरूरत नहीं थी, नहीं लगाया है। वैल्यू निकालने के बाद CF1 मिला 0.171 और यहाँ पर कितना मिला 0.192। तो इन दोनों के बेसिस पे अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स C की वैल्यू आएगी यहाँ पर, या CF की वैल्यू आएगी CF1 प्लस CF2। सब्स्टिट्यूट किया 0.171 FCK XU इंटू B प्लस 0.192 FCK XU इंटू B, और इसको जब ऐड करेंगे तो लगभग मिलेगा 0.36 FCK XU इंटू B, अप्रोक्सीमेटली लिया है CF। अब कंप्रेसिव फोर्स मिल गया, टेंसाइल फोर्स मिल गया, दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं दोनों को इक्वेट, क्योंकि हमको निकालना है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो दोनों को इक्वेट किया, CF इज इक्वल टू TF, तो ये हो जाएगा 0.36 FCK XU इंटू B इज इक्वल टू 0.87 FY AST। XU निकालना है तो बाकी चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं, 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। अब ध्यान रखेंगे जब हम XU लिमिट निकाले थे, पहले की स्लाइड्स में चलते हैं, XU लिमिट जब हमने निकाला था तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपका FCK का टर्म नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था, ग्रेड ऑफ स्टील पे। बट वहीं पर जब हम XU की बात करते हैं तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों। तो आपका ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर आएगा Fy एंड Fc के बोथ। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका लिखते हैं कंक्लूजन। अभी तक जो हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला, अब इसके कंक्लूडेड पार्ट को लेते हैं कि क्या क्या इसमें से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्रेसिव फोर्स, जो फर्स्ट जोन था पैराबोलिक, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो कितना आया था 0.171 FCK XU इंटू बी। सेकेंड पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर आएगा 0.192 FCK XU इंटू बी। इसके साथ साथ इन पार्ट्स के डेप्थ की वैल्यू आप याद रखेंगे, ये था 4/7 ऑफ XU और ये कितना था 3/7 ऑफ XU। इसका डेप्थ जो था 3/7 था और इसका डेप्थ कितना था 4/7। इन दोनों को ऐड किया तो आपको CF मिला, दैट इज 0.36 FCK XU इंटू बी, और इससे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिला 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू बी। तो सेकेंड पार्ट का ये कंक्लूजन आपको याद रखना। अब ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमारे टॉपिक का नाम जो था वो है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। एनालिसिस करना मतलब क्या? एनालिसिस करना मतलब हमने कुछ डेटा लिए हैं और उसके बेसिस पे इसको एक कंपैरेटिव स्टडी में डालना कि उससे जो वैल्यूज मिल रही एक्चुअल में उसका क्या मीनिंग होता है या उसके सेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो XU और XU लिमिट के बेसिस पे आपका 3 टाइप के सेक्शन आते हैं। अगर if XU is less than XU limit, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग से कम। अब इन दोनों को वैल्यू तो हमने निकाल लिया, बट ये एक्चुअल में होता क्या? होता ये XU लिमिट एक लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है जो एक पर्टिकुलर जोन देता है कि इस जोन तक बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसका कंप्रेशन ऑफ टेंशन जो रहेगा वो बैलेंस कंडीशन में। अगर एक्चुअल पोजीशन पे इसको देखा गया तो ये कम है तो कैसा बिहेव करेगा और ये ज्यादा है तो कैसा बिहेव करेगा। तो बेसिकली ये एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री से ज्यादा कम होना किसी ना किसी चीज को इंडिकेट करता है। तो देखते हैं, आपने पहले ही निकाल लिया XU और XU लिमिट की वैल्यू। जब ये एक्चुअल में इस चार्ट का हेडिंग होना चाहिए था कंपैरिजन ऑफ सेक्शन या टाइप ऑफ सेक्शन ऑब्टेन्ड। तो जब ये वैल्यू लेस होती है तो इसको बोलते हैं URS, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में आपके पास RCC में 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्टील, दूसरा होता है कंक्रीट। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में पहले फेल होता है स्टील, और जब भी स्टील फेल होगा यानी स्टील में बेंडिंग आएगी, इकट्ठे वो टूटता नहीं, वो क्या करेगा धीरे धीरे बेंड होगा और एक टाइम के बाद जब उसकी लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां से टूट जाएगा। तो ये जो फेलियर एक्चुअली इसको बोलते हैं डक्टाइल फेलियर, क्योंकि स्टील बेंड हो रहा है, हल्का बेंड हुआ फिर बेंड हुआ तो इसने आपको एस्केप टाइम दिया। तो सबसे बेस्ट सेक्शन होता है आपका अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कौन सा फेल पहले होता है, तो आंसर आएगा स्टील, या इस फेलियर को बोलते हैं डक्टाइल फेलियर। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, व्हेन XU इज इक्वल टू XU लिमिट, दोनों सेम थे तो उस केस में इसको बोलते हैं बैलेंस या लिमिटिंग सेक्शन, और इसमें दोनों एक साथ फेल हो सकते हैं और दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक साथ पहुंच रहे हैं। लास्ट पार्ट है XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट। जब ज्यादा है तो इसको बोलेंगे ORS, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट जो है वो पहले अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है, और कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? ब्रिटल, जो कोई वार्निंग नहीं देगा, और इस फेलियर में आपको कोई वार्निंग नहीं मिलती, इसलिए हम फर्स्ट सेक्शन बना सकते हैं, सेकंड सेक्शन बना सकते हैं, बट थर्ड सेक्शन को लिमिट स्टेट मेथड में कंप्लीटली डिस्कार्ड किया गया है। इस लिमिट तक वो जाने के लिए अलाउ नहीं करता। तो आज के सेशन में
हमने जो XU लिमिट निकाला और उसके बेसिस पे कंपैरिजन किया, तो ये कंपैरिजन वाला पार्ट जो है वो आपका एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है। और इसके बेसिस पे आज मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसका आंसर वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर भी एक क्विक सेशन मैं ले लेती हूँ कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आपका ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं थ्योरेटिकल, बट ये रिलेटेड है आपके फॉर्मूला से, ये जो कंसेप्ट हमने निकाला है उससे। ये ईएस का क्वेश्चन भी है, इसमें गेट के क्वेश्चन भी है, स्टेट एग्जाम के भी क्वेश्चन है, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर एक मैंने डाला हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।